वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो आप वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3। टॉपिक नेम है मांग के निर्धारक तत्व 03 मतलब जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसके आगे कंटिन्यू रखेंगे, मांग के निर्धारक तत्व। अब ये मांग के निर्धारक तत्व जो टॉपिक हम पिछली दो वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं, उसमें ये 5 निर्धारक तत्व थे। पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 28 में हमने पढ़ा था वस्तु की स्वयं की कीमत और संबंधित वस्तुओं की कीमत, और आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद व रुचि। यानी निर्धारक तत्व के जो 5 तत्व हैं उसमें 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 आज पढ़ेंगे, उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की पसंद एवं रुचि। तो देखिए स्लाइड पर। तो ये जो आप देख रहे हैं इस स्लाइड में आपको पेज नंबर 24 ओपन करना पड़ेगा बुक का। तो ये आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेज नंबर 24 ओपन करने के लिए, क्योंकि स्लाइड में आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे या हो सकता है कम दिखाई दे, तो इसलिए आप पेज नंबर 24 ओपन करेंगे तो लिखा हुआ है इसमें कि पहला निर्धारक तत्व हमारा आज का है मांग और आय में संबंध। मतलब एक व्यक्ति जो आय कमाता है, जो कमाई करता है, उसका उस व्यक्ति के डिमांड से क्या लेना देना है या मांग से क्या लेना देना है। तो व्यक्ति की आय या उपभोक्ता की आय बढ़ती जाएगी तो मांग भी उसकी बढ़ती जाएगी, ये संबंध इसमें बताया गया है। ये मांग और आय में जो संबंध है इसमें देखिए लिखा है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य रूप से वस्तु की मांग भी बढ़ती है। विलासिता की वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं, अतः वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय के बीच धनात्मक संबंध होता है। तो ये हमारा पहला संबंध बताया गया इसमें। और इस संबंध को समझने के लिए भी आप चित्र भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की मांग है और उसके साइड में देखिए लिखा है उपभोक्ता की आय वाई साइड पर, तो वाई साइड पे उपभोक्ता की आय ऊपर की ओर जा रही है। देखिए तीर लिखा हुआ है बाहर ऊपर की ओर, ये तीर आपकी किताब में नहीं मिलेगा। और वस्तु की मांग भी बढ़ रही है, तो ग्राफ देखिए वक्र ऊपर की ओर जा रहा है। इसे हम धनात्मक कहते हैं, इसे धनात्मक वक्र कहते हैं। इस प्रकार का वक्र धनात्मक होता है, यानी उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है। और अगर आप एकदम सरल शब्दों में समझें तो देखिए तो सिंपल सी बात है, आप अगर ज़्यादा कमाएंगे तो कोई वस्तु का उपयोग ज़्यादा करेंगे। जब आप वस्तु का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो ये चीज़ है कि उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे ग्राहकों की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे वस्तुओं की जो है क्या कहते हैं मांग भी बढ़ती जाती है। लेकिन नीचे देखिए एक और लाइन, उसको हमें समझना है। क्या लाइन है देखते हैं, नीचे क्या लिखा है चित्र के नीचे। नीचे लिखा हुआ है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग आय के बढ़ने के साथ कुछ समय तक बढ़ती हैं, उसके बाद आय के बढ़ने के साथ मांग घटती है। ये ध्यान से देखिएगा, 2 बार देख लीजिएगा। और फिर लिखा है ऐसी घटिया वस्तुओं में होता है, ऐसा घटिया वस्तुओं में होता है। अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का की मांग इस तरह देख सकते हैं। अब आज तो भाई ऐसा हो गया ना, थोड़ा सा उल्टा चल रहा है कि ये जो ज्वार वार है, सॉरी जो क्या कहते हैं कि ये बाजरा है, ये गेहूं से थोड़ा महंगा होते जा रहे हैं। लेकिन किसी समय में ऐसा होता था कि जो अनाज सस्ते होते थे तो उसको ग्राहक तब खरीदता था जब उसकी आय कम होती थी। जब उसकी आय कम होती थी तो सस्ते अनाज ज़्यादा यूज़ होते थे, घटिया क्वालिटी की वस्तुएं ज़्यादा यूज़ होती थी। लेकिन जब उपभोक्ता की जो आय होती है वो बढ़ती है तो क्या होता है, वो घटिया वस्तु को थोड़ा कम यूज़ करता है। यानी ख़राब वस्तुओं की डिमांड क्या होती है, कम पड़ने लगती है। यानी कि उसकी मांग और उपभोक्ता की आय में यहाँ पर पॉजिटिव ना होकर के निगेटिव यानी कि ऋणात्मक संबंध हो जाता है। तो यहाँ पर विलासिता की वस्तुओं में क्या होता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ती जाती है। और घटिया वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है कि जब उपभोक्ता की आय घटती जाती है तो घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ती है। उसके फलस्वरूप अगर उसके अपोजिट अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है यानी बढ़े तो घटिया वस्तुओं की मांग कम होती है। ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर व्यक्ति की सैलरी कम है तो वो घटिया वस्तुएं यूज़ करेगा, यानी घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। लेकिन अगर उस व्यक्ति की सैलरी या उसकी इनकम बढ़ने लगेगी तो आप भी ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति है
वो घटिया वस्तुएं यूज़ नहीं करेगा, वो ब्रांडेड वस्तुएं यूज़ करेगा। तो क्या होगा, ब्रांडेड वस्तुओं की तो मांग बढ़ने लगेगी, लेकिन घटिया वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला निर्धारक तत्व आज का। वैसे तो ये चौथा है, तीसरा नंबर है, लेकिन आज के लिए हमारा पहला निर्धारक तत्व था। आपको ये समझने के लिए किताब को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि स्लाइड में इतने अच्छे से इसकी तस्वीर सही से नहीं आ रही है। तो अब इस संबंध को हम चित्र में देख लिया है। ये चित्र हमने एक और पेपर पर बना के देखते हैं तो कैसा बनेगा। तो ये देखिए हमने पेपर पे बना लिया। धनात्मक संबंध है, उपभोक्ता की आय का वस्तु की मांग से कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध है। ये जो संबंध आप देख रहे हैं धनात्मक संबंध, ये चित्र में इस तरीके से बना हुआ है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है वाई साइड पर, तो उसी तरीके से वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो रही है एक्स अक्ष पर, और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये धनात्मक संबंध है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट निर्धारक तत्व क्या है हमारा। ये नेक्स्ट पे जाने से पहले देखिए एक और रेफरेंस बुक का थोड़ा सा स्लाइड पे देख लीजिए। उपभोक्ता की आय का क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कंटेंट वही है, मटेरियल वही है, लेकिन रेफरेंस बुक का है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उपभोक्ता की आय में होने वाली परिवर्तन भी विभिन्न वस्तुओं की मांग को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है, सामान्य वस्तुएं जो हम यूज़ करते हैं, एवं इसके विपरीत भी। इसके विपरीत घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स, जैसे मोटे अनाज के संबंध में आय बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, और इसके विपरीत भी। इसके विपरीत के मतलब धनात्मक संबंध दोनों में रहता है। अगर आय कम होगी तो सामान्य वस्तुओं की मांग कम होगी, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर घटिया वस्तुएं, तो उपभोक्ता की आय जब बढ़ती है तो घटिया वस्तुओं की मांग कम होती है, उपभोक्ता की आय कम होती है तो घटिया वस्तु की मांग बढ़ती है। तो ये स्लाइड पे था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब ये देखिए वस्तु की मांग का उपभोक्ता के पसंद से संबंध। तो पसंद रुचि बहुत मैटर करती है। वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की रुचि और अधिमान पर भी निर्भर करती है। यह नए आविष्कार, विज्ञापनों आदि से भी प्रभावित होती है। उस स्थिति में किसी वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की पसंद का प्रभाव पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि हम विज्ञापन वगैरह देख देख के थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं, तो हमारी पसंद और रुचि क्या होगी, प्रभावित हो जाएगी। तो फिर जब हमारी पसंद किसी वस्तु के लिए बन जाएगी तो हम वस्तु को खरीद लेंगे। तो ये इस कारण से मांग बढ़ती है या कम होती है। कई बार हमें पसंद नहीं आती वस्तु तो हम उसको नहीं खरीदते हैं। तो ये देखिए इसमें भी वही चीज़ लिखी है, थोड़ा सा डिटेल में लिखी है, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए अब ये डिटेल में लिखा हुआ है, रुचि तथा प्राथमिकता, ये रेफरेंस बुक का है। वस्तु तथा सेवाओं की मांग व्यक्ति की रुचियों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। इन शब्दों का प्रयोग काफ़ी विस्तृत अर्थों में किया जाता है। इसके अंतर्गत फैशन, आदतें, रीति रिवाज को शामिल करते हैं। उपभोक्ताओं की रुचियों और प्राथमिकताओं पर विज्ञापन, फैशन में परिवर्तन, जलवायु, आविष्कारों का प्रभाव पड़ता है। अन्य समान रहने पर, बातें समान रहने पर उपभोक्ताओं की जिन वस्तुओं के लिए रुचि व प्राथमिकता बढ़ जाती है उनकी मांग बढ़ती है। मतलब उपभोक्ता जो चीज़ ज़्यादा पसंद करने लगेगा, जो ट्रेंड चल जाएगा, कहते हैं ना अभी ट्रेंड में चल रही है ये चीज़, तो जो चीज़ ट्रेंड में चलने लगेगी उसके प्रति उपभोक्ताओं की रुचि बढ़ जाएगी, और जब उपभोक्ताओं की रुचि बढ़ जाएगी तो फिर उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की रुचि या प्राथमिकता नहीं होगी तो उसकी मांग भी कम हो जाएगी। और विज्ञापन तो है ही। तो आप देखिए ज़रा ध्यान से सोचिए, मैं बुरा लगे तो आपको बुरा लगे, ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा ये फेयरनेस क्रीम होती है, तो फेयरनेस क्रीम से कोई चेहरा गोरा तो होता नहीं है, ऑब्वियसली गोरा नहीं होता, लेकिन ये फेयरनेस क्रीम बहुत तेज़ी से बिकती है मार्केट में। क्यों बिकती है? क्योंकि लोग उसके फेयरनेस से, अब तो पहले तो लेडीज़ आती है, तब तो मेंस फेयरनेस क्रीम भी आती है, तो ये फेयरनेस क्रीम से कुछ नहीं होता, गोरा आदमी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर भी ये चीज़ें क्या होती हैं कि हम विज्ञापन का देखते हैं, शाहरुख खान का, सलमान खान का और हीरोइनों का, और हम देख के थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने के बाद में उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करने लगते हैं। तो जब ज़्यादा अगर प्रभावित होने लगेंगे तो उन वस्तुओं की मांग फेयरनेस क्रीम की क्या होगी, ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो ये एक प्रभाव डालता है विज्ञापन हमारी रुचि और पसंद पे। जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, फिर भी वो हमारे लिए पसंदीदा हो जाती है, और हम उसका मांग बढ़ा देते हैं और उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। अब एक और उदाहरण देना चाहूँगा। वो उदाहरण थोड़ा सा क्या, एग्जांपल क्या है, थोड़ा सा हंसी मजाक का हो जाएगा। एक्चुअली जब देखा होगा आपने, मैरिज होती है, शादी होती है, तो जो दूल्हा होता है, दूल्हा, ये रीति रिवाज वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ।
जो उसमें लिखा हुआ है ना स्लाइड में रीति रिवाज, जो तो दूल्हा होता है उसको बड़ा हैवी मतलब कपड़ा पहनाते हैं शादी के दिन, खूब बड़ी बढ़िया शेरवानी, उस पर नक्काशी की हुई और न जाने क्या क्या। वो कहीं में 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 की वो जो आइटम है जो दूल्हा पहनता है वो मार्केट में बिकता है। अब दूल्हे को वो ख़रीदना पड़ता है, ध्यान से समझिए, दूल्हे को वो ख़रीदना पड़ता है। अब होता ये है कि उसका कोई यूज़ नहीं है। शादी के बाद में कभी वो व्यक्ति आम जगह पे अगर अपनी जॉब करने जाएगा और वो शेरवानी पहन के जाएगा तो उसकी हंसी उड़ेगी, या कहीं घूमने जाएगा, आउटिंग करने जाएगा तो भी उसकी हंसी उड़ेगी, क्योंकि फिर वो शेरवानी सिर्फ अपने जीवन काल में एक ही बार शायद पहनता है कि किसी दूसरे की शादी में पहन ली तो पहन ली, लेकिन फिर भी वो उस वस्तु को क्या करता है, कंज्यूम करता है, उस वस्तु को खरीदता है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो इन शेरवानियों का एक बहुत बड़ा मार्केट मौजूद है हमारे बीच में, और इस मार्केट में क्या है, ये सब शेरवानी बिकती है, किराए पे भी दी जाती है। तो रीति रिवाज है, फैशन है, विज्ञापन है, कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो बाहरी चीज़ें हैं, वो जो उपभोक्ता होता है उसकी रुचि और प्राथमिकता को भी बदल देती है, और उस कारण से वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारा था चौथा निर्धारक तत्व। ये मैं इतना डिटेल में पता है आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका कारण है कि ज़्यादातर जो मार्केट चलता है, ज़्यादातर जो बिज़नेस हो रहे हैं, ज़्यादातर जो वस्तु हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, खाने पीने को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर वस्तु हम वही कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी रुचि और रुचि के कारण हो या अपने पसंदगी के कारण हमको इच्छा होती है खरीदने की। ज़रूरत है या नहीं उस वो अदर मैटर है, लेकिन हमारी रुचि हो रही है इसलिए हम उन वस्तुओं को खरीद रहे हैं। टू व्हीलर सिंपल ले लो, काम वही करेगी, लेकिन लोग हार्ले डेविसन भी लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी पसंद है हार्ले डेविसन, काम वही करेगी, टू व्हीलर का ही करेगी, ठीक है। और बस ये यहाँ तक हमारा चौथा था पॉइंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट निर्धारक तत्व पे, देखते हैं स्लाइड पे। अब ये देखिए भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशाएं, ये भी एक निर्धारक तत्व है किसी वस्तु की मांग को बढ़ाने या घटाने का। तो देखिए अगर उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु के स्टॉक में कमी होगी तो वे उस वस्तु की वर्तमान मांग को बढ़ा देंगे। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, अगर उपभोक्ता है, कस्टमर है, उसको ये लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु के स्टॉक में कमी होगी तो वो उस वस्तु की मांग को बढ़ा देंगे। इसके विपरीत भविष्य में किसी वस्तु की कीमत कम होने की संभावना है तो उपभोक्ता उस वस्तु का वर्तमान उपभोग क्या होगा, घटा देगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब लगता है उपभोक्ता को कि वस्तु के स्टॉक में कमी हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा तो मांग बढ़ा देगा। अब अगर आप थोड़ा सा आसपास के माहौल को ध्यान से देखते हैं, परखते हैं, तो आपको ये जो लाइन लिखी हुई है ये आपको समझ में आ जाएगी। समझ में इसलिए जाएगी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कि अभी कोरोना वाला लॉकडाउन चला था, आपने देखा सब, मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई बंद कर दो सब 21 दिन तक, आज रात से सब बंद हो रहा है, ऐसा चला था टीवी पे 8 बजे। तो क्या हुआ उस समय, लोगों ने उसके 1-2 दिन पहले से एक ऐसा अफवाह सी उड़ गई या लोगों को लगने लगा, क्या लगने लगा, देखिए लगने लगा का शब्द है यहीं पे लिखा है, अगर उपभोक्ता को लगता है, तो उपभोक्ता कौन है, हम सब हैं, तो हम लोग उसमें मैं भी शामिल हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं अपना उदाहरण भी दे रहा हूँ। हम सबको ऐसा लगा कि यार ये लॉकडाउन हो जाएगा और ऐसा ना हो कि आटा दाल चावल की शॉर्टेज हो जाए, चावल दाल की शॉर्टेज हो जाए, नमक की शॉर्टेज हो जाए, तेल मिर्च मसाले घी की शॉर्टेज हो जाए, यानी एसेंशियल्स अनिवार्य वस्तुओं की शॉर्टेज हो जाए। तो क्या हुआ, आप सभी को पता है क्या हुआ, टूट पड़े लोग किराना स्टोर पे, खूब ज़बरदस्त परचेजिंग की, 21-21 दिन 30-30 दिन का राशन लोगों ने रख लिया। हुआ था कि नहीं हुआ, लोग टूटे किराना स्टोर पर, आपने देखा होगा, कट्टे कट्टे चावल ले लिए लोगों ने, बोरियां शक्कर ले ली, बोरियां भर के आटा ले गया, सूजी मैदा भर भर के, घी 3-3 डब्बे ले लिए, बड़ा परिवार है तो पूरा पीपा ले लिया घी का, और कनस्तर तेल का ले लिया, ये सब हुआ। मिर्च मसाले नमक के 10-10 पैकेट, लोगों ने ये बहुत किया, अगर आपने नोटिस किया होगा तो भर भर के, मैगी खाने वाले पूरा कार्टून मैगी लेके भाग गए, पास्ता मसालों वालों ने अपने 50-50 पैकेट पास्ता मसाले के, मैगी मसाले के इकट्ठे कर लिए। तो यहाँ ये क्या है, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन, ये हमारा मांग का निर्धारक तत्व है। अब आप कहेंगे सर इसका मांग से रिलेटेड क्या है, तो देखिए किराना स्टोर की मांग कितनी जंप कर गई। अब अगर आप थोड़ा मेरी बात को ध्यानपूर्वक खुले दिमाग से सुनते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो भारत का स्टॉक मार्केट है ये उन दिनों गिर गया था बहुत तेज़ी से, लेकिन
ये जो आईटीसी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं, ये जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, इनके शेयर बढ़ने लगे, इनके शेयर में मजबूती आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि लोगों को लगा कि भाई अब यार सब देश दुनिया बंद हो रही है, तो खाने पीने की चीज़ें बिकेंगी, तो ये कंपनियां खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड हैं, इसलिए इनके स्टॉक को भी खरीदो, इनके शेयर्स को खरीदोगे तो मोटा मुनाफा हो जाएगा। तो जो वो लोग हैं वो भी अपना मज़ा ले रहे थे खरीद खरीद के स्टॉक को, ठीक है। और यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो बेचारा किराने की स्टोर में भर भर के माल खरीद रहा था, बोरियां बोरियां माल उसने खरीदा। सब्जी तो सड़ जाती, नहीं तो लोग सब्जी खरीद लेते। तो ये क्या है, इसको कहते हैं हम एक्सपेक्टेशन, संभावनाएं। ये हमें ऐसा लगा कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए सब बंद हो जाए, अरे ये ना हो जाए, राशन रख लो, राशन स्टोर कर लो। तो इससे क्या हुआ कि जो राशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनकी मांग में क्या होगी, बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, बहुत ही ज़्यादा जंप में वृद्धि हुई, इतनी वृद्धि, आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। तो मांग में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? तो अगर आप ये मेरी बातों से सहमत हैं तो इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये निर्धारक तत्व आपके भेजे में घुस गया है। अगर मेरी बात आपको सही लग रही है कि हाँ, आप ये भी मानते हैं कि हाँ हाँ ऐसा हुआ था, भीड़ लगी, सब लोगों ने माल खरीदा था, अगर आप ऐसा मानते हैं तो इसका मतलब आप ये 5वां नंबर का जो पॉइंट है ये समझ गए, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोगों को लगा कि उपभोक्ता का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, माल का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, और लोगों ने क्या किया, माल को खूब मात्रा में ख़रीदा, इसलिए इन वस्तुओं की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ तक ये था। तो ये हमने पांचों तत्व, मांग के निर्धारक तत्व पढ़ लिए हैं। यहीं तक ये निर्धारक तत्व का टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो में कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। वीडियो पूरी देखी हो तो बता देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।